वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोची मंगलुरु कुदरती गैस पाइपलाइन को कौम के नाम किया मानवन। कहा है ये पाइपलाइन दोनों रियासतों में लाखों लोगों की जिंदगी बनाएगी आसान। कल ज़रई क़वानीन पर सरकार और किसान तंजीमों के दरमियान हुई बातचीत रही बेनतीजा। दोनों फरीक़ैन आइंदा 8 जनवरी को करेंगे मीटिंग। मुरादनगर के हादसे पर वज़ीर आला ने अपना सख्त रुख अपनाया। कसूरवारों के खिलाफ लगेगी NSA। महलूकीन के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। और रियासत के 75 अजला में आज कोविड वैक्सीन के लिए चलाया जा रहा है ड्राई रन। हर जिले के 6 मकामात में 3 शहरी और 3 देही इलाकों में चल रही है ये मुहिम। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोची मंगलुरु कुदरती गैस पाइपलाइन को मुल्क के नाम मानवन किया। ये वन नेशन वन गैस ग्रिड की तामीर के रास्ते में मील का पत्थर साबित होगी। तकरीबन 450 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन को गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। इसकी नकलो हमल की सलाहियत 12 मिलियन मीट्रिक क्यूबिक मीटर रोजाना है। ये केरल के कोची वाक़े LNG के रिफिलिंग टर्मिनल से गैस लेकर जाएगी। ये एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नौर और कासरकोड जिले से होते हुए मंगलुरु तक कुदरती गैस ले जाएगी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत तकरीबन 3000 करोड़ रुपए थी। अपने खिताब में वज़ीर नरेंद्र मोदी ने कहा, तवानाई को लेकर हमारी पॉलिसी सबको शामिल करने वाली है और मुल्क वन नेशन वन गैस ग्रिड के हदफ की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तवानाई की जरूरतों में कुदरती गैस की हिस्सेदारी 6 से बढ़कर 15% करने के हदफ पर सरकार काम कर रही है। Since 2014, we have brought in various reforms across the oil and gas sector. These reforms cover exploration and production, natural gas marketing and distribution. We plan to achieve one nation, one gas grid. We also want to shift to gas-based economy. The use of natural gas has several environmental benefits. The government is taking policy initiative to increase the share of natural gas in India's energy basket from 6% to 15%. Crores of rupees would be invested in the oil and gas sector in this decade itself. Dedication of this Kochi-Mangaluru natural gas pipeline of GAIL is a part of our journey to move towards one nation, one gas grid. इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस पाइपलाइन से होने वाले 10 मफादात का भी जिक्र किया। ये पाइपलाइन दोनों राज्यों में लाखों लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। दूसरा, ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों के गरीब, मध्यम वर्ग और उद्यमियों का खर्च कम करेगी। तीसरा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका एक माध्यम बनेगी। चौथा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में CNG आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने का आधार बनेगी। पांचवा, ये पाइपलाइन मैंगलोर केमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट को ऊर्जा देगी, कम खर्च में खाद बनाने में मदद करेगी, किसान को मदद होगी। छठा, ये पाइपलाइन मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल को ऊर्जा देगी, उन्हें स्वच्छ ईंधन देगी। सातवां, ये पाइपलाइन
दोनों ही राज्यों में प्रदूषण कम करने में बड़ी भूमिका निभाई। ज़रई क़वानीन के मसले पर सरकार और तहरीक कर रहे किसानों के दरमियान पीर के रोज 8वें दौर की बातचीत हुई, लेकिन इस मरतबा भी बातचीत बेनतीजा रही। किसान ज़रई क़वानीन को वापस लेने के मुतालबे पर अड़े रहे। वहीं सरकार का कहना है कि कानूनी पहलुओं और पूरे मुल्क के किसानों के मफाद को मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया जाएगा। अब दोनों फरीकैन के दरमियान 8 जनवरी को बातचीत होगी। नए कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों की मांगों पर चर्चा के लिए सरकार और किसानों के बीच वार्ता का अगला चरण सोमवार को हुआ। किसान संगठनों के प्रतिनिधि और सरकारी पक्ष के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे वार्ता हुई। बैठक में पिछली बैठक के बाकी 2 एजेंडों यानी तीनों कृषि कानूनों और एमएसपी की खरीद व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई। सरकार के मुताबिक बैठक में माहौल अच्छा था, लेकिन कुछ मसलों पर किसानों के अड़ने के कारण बात पूरी नहीं हो सकी। सरकार ने अगली बैठक में समाधान की उम्मीद जताई है। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। दोनों पक्षों के बीच 8 तारीख को अगली बैठक होगी। सरकार का कहना है कि देश में करोड़ों किसान हैं और उसको सभी की बातों को ध्यान में रखकर और कानूनी पहलू के मुताबिक फैसला करना है। जब इस प्रकार के विषय होते हैं तो निश्चित रूप से चर्चा के कई दौर करना पड़ते हैं। समस्या के कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है, पूरे देश को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देश में करोड़ों किसान हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनके कानून के लाभ और हानि और हित उससे जुड़े हुए हैं। तो सरकार तो देश भर के किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ना। बैठक के बीच में ही किसानों ने लंच भी किया। लंच के दौरान ही वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश किसानों के साथ बातचीत करते रहे। इससे पहले 30 दिसंबर को हुई बैठक में किसानों की ओर से भेजे गए विवरण के मुताबिक तीनों कृषि कानूनों, एमएसपी की खरीद व्यवस्था के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में किसानों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई थी। इसके बाद 2 मुद्दों वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 पर दोनों पक्षों के बीच रजामंदी हो गई थी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्र सरकार के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ देश के किसानों की बैठक शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गई। आगामी बैठक 8 जनवरी को रखी गई है। उम्मीद की जाती है कि आगामी बैठक में सरकार की तरफ से देश के किसानों को जहां कुछ नई सौगात मिल सकती है, वहीं किसानों को भी कृषि कानूनों को लेकर जो भ्रम था वो पूरी तरह दूर हो सकता है। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री और खुद प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह चुके हैं कि कृषि सुधार किसानों के कल्याण के लिए है और इससे उन्हें फायदा होगा। सरकार बार बार साफ कर चुकी है कि सरकार किसानों की चिंताओं का समाधान करने को तैयार है। इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद के मुरादनगर के हादसे को लेकर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सख्त पैगाम दिया है। उन्होंने हादसे के लिए जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ जिला इंतजामिया को कौमी हिफाजती कानून लगाने की हिदायत दी है। यही नहीं, पूरे नुकसान का हर्जाना मुलजिम इंजीनियर और ठेकेदार से वसूलने की भी हिदायत दी, ताकि मुस्तकबिल में बदुनवानी के इस तरह के वाक़यात दोबारा न हों। ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने के साथ डीएम और कमिश्नर को नोटिस जारी करते हुए उनसे वजाहत तलब की गई है कि 50 लाख से ज्यादा के कामों की तस्दीक करने की हिदायत के बावजूद इस काम की तस्दीक क्यों नहीं की गई। वजीर आला के जरिए महलूकीन के पसमानदगान को 10-10 लाख रुपए की माली इमदाद देने और जिन कुनबों के पास मकान नहीं है उन्हें मकानात मुहैया कराने की हिदायत भी दी गई है। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत इंतखाबात को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुसलसल मीटिंगें कर रही है। लखनऊ में कल देर रात पार्टी दफ्तर में मुनक़िद मीटिंग में पार्टी के ओहदेदारों के साथ वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और दोनों नायब वज़राए आला भी शामिल हुए। सरकार और तंजीम के दरमियान हुई मीटिंग में पंचायत इंतखाबात को लेकर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में तंजीम की जानिब से रियासती इंचार्ज राधा मोहन सिंह और रियासत के तंजीमी सेक्रेटरी सुनील बंसल समेत रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी पंचायत इंतखाबात में अपने इंतखाबी निशान पर मैदान में उतरेगी। पार्टी की फतह को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल मीटिंगों का दौर जारी है। मीटिंग देर रात तक चली, जिसमें दूसरे मुद्दों पर भी गौर व खौज किया गया।
कोरोना की वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है। कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मरकजी सरकार ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसके बाद अलग अलग शहरों में वैक्सीन लगाने को लेकर ड्राई रन भी तेजी से किया जा रहा है। बाराबंकी जिले में आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हिंद मेडिकल कॉलेज में वजीर सेहत जेपी सिंह की मौजूदगी में शुरू हुआ। जिले के कई सेंटरों पर किए जा रहे ड्राई रन मश्क का वजीर सेहत ने मुआयना किया। जिले में कोरोना वैक्सीन ड्राई रन मश्क का आगाज करने के बाद वजीर सेहत ने कहा कि ड्राई रन बहुत अच्छा चल रहा है। मरकजी हुकूमत की जानिब से तय तारीख से लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया जाएगा। वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। अभी तो जो ड्राई रन किया है उसमें उनको 2 टीम की तरह से 3 कमरे चाहिए थे। एक उनको रिसेप्शन एरिया चाहिए था, जो हमने अपने रिसेप्शन एरिया का मैनेज किया, जहां पर कि जो भी लाभार्थी आएगा उससे सबसे पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा कि लिस्ट में नाम के हिसाब से उनका आधार कार्ड है कि नहीं। आधार कार्ड में उनका वेरिफिकेशन करने के बाद उनको वेटिंग एरिया में बैठाया जाएगा। वेटिंग एरिया 50 सीटिंग का उनको चाहिए था। 50 सीटिंग का हमारे पास बड़ा हॉल था, उसको हमने वेटिंग एरिया बनाया है जहाँ पर कि वेट होगा। फिर उसके बाद सेकेंड लेवल पर उनका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद वैक्सीनेशन रूम अलग कमरा नंबर 2 बनाया गया है, जहाँ पे वैक्सीन लगाई जाएगी। उसमें हमारा स्टाफ भी रहेगा और सरकारी स्टाफ भी रहेगा, वहाँ वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद कमरा नंबर 3 है ऑब्जर्वेशन एरिया, जहाँ पर कि आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक लाभार्थी को रखा जाएगा। आधा घंटा अगर किसी को कोई तकलीफ नहीं है तो आधा घंटे के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा, जिसका अलग से एग्जिट भी है हमारे यहाँ। अलग एग्जिट से रास्ते से वो निकल जाएंगे। तो पहले चरण में तो हेल्थ वर्कर्स हैं, पूरे देश में है, अपने उत्तर प्रदेश में भी हेल्थ वर्कर है, प्राइवेट पब्लिक दोनों में है, गवर्नमेंट में भी। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इसमें पुलिस के कांस्टेबल, पुलिस के कर्मचारी, होम गार्ड्स हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, राजस्व विभाग के बहुत सारे लोग हैं जो जिले के अंदर जिन्होंने कोरोना में पूरा मेहनत करके काम किया था। इन सभी लोगों को लगेगा। उसके तीसरे चरण में जब तक वो आएगा तब जाके 50 के ऊपर वाले और 50 के जो बीमार वाले हैं उनको लिया जाएगा। कोविड वैक्सीन के जल्द ही अवाम को दस्तयाब कराने के मद्देनजर बिजनौर जिले की 6 टीकाकारी मरकजों पर आज टीकाकारी एहलकारों ने कोविड वैक्सीन लगाने की मशक की। बिजनौर जिले में 3 देही और 3 शहरी इलाकों में रहनुमा खतूत के मुताबिक लोगों को टीका लगाने का ड्राई रन मुनक्किद किया गया। वैक्सीन रखने के लिए जिले में 16 कोल्ड चेन बनाई गई हैं, जिनमें 3 आइसलाइन रेफ्रिजरेटर्स और 8,260 सिरिंज भी महकमे को दस्तयाब हो चुकी हैं। चीफ मेडिकल अफसर विजय कुमार यादव ने बताया कि जिले में 13,000 से ज्यादा तिब्बी एहलकारों को पहले दौर में वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि वैक्सीन को रखने के सभी इंतजाम कर लिए गए हैं और आने वाले वक्त में बगैर किसी दिक्कत की टीकाकारी की जा सकेगी। इसके लिए जरूरी हिदायत पर अमल करते हुए मशक की जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट रमाकांत पांडे ने दूरदर्शन को बताया कि ड्राई रन का अहम मकसद सभी को ये बताना है कि किसका क्या काम होगा। असली टीका लगाने के अलावा पूरा अमल दोहराया जा रहा है, जिससे टीकाकारी की दिक्कत किसी भी तरह की गलती न हो सके। अभ्यास हो रहा है कि जब टीकाकरण शुरू होगा तो किस प्रकार से किसकी क्या जिम्मेदारी होगी और कहां कहां क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो सभी विभागों के लोगों की क्या जिम्मेदारियां हैं उनको स्पष्ट किया जा रहा है और बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे टीकाकरण का कार्यक्रम होगा उसी प्रकार से सिवाय टीका लगाने के और सारा अभ्यास सभी विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। 6 जगह पर ये हो रहा है जिले में और वैसे उसी में से एक स्थान ये जिला अस्पताल का है। मैं और कप्तान साहब इन स्थानों का भ्रमण कर रहे हैं और हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इसमें नोडल बनाए गए हैं और सभी विभागों के अधिकारी नोडल बनाए गए हैं। ये ड्राई रन इस के लिए है कि कोई कहीं पर चूक न रह जाए, कोल्ड चेन जैसे मेंटेन होनी है और कोई हमारे कर्मचारी अधिकारी की जिम्मेदारी क्या है उसमें कोई किसी तरीके की किसी को शंका न रह जाए, इसकी ट्रेनिंग भी। ताज नगरी आगरा में कोरोना वैक्सीन का आज 6 मरकजों पर ड्राई रन शुरू हो गया है। आगरा की सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज, पुष्पांजलि अस्पताल, CHC नारायण खंदौली, अचनेरा और बरौली अहीर CHSC मरकजों पर ड्राई रन के तहत 11 सेशन में 275 लोगों को अलामती कोरोना वैक्सीन लगाई गई। दिल्ली गेट के पुष्पांजलि अस्पताल में चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर RC पांडे टीम के साथ पहुंचे और सेंटर का मुआयना कर तैयारियों का जायजा लिया।
जिन लोगों को मैसेज भेजने गए थे वो वैक्सीन लगवाने के लिए मरकज पहुंचे, जहां उन्हें वेटिंग रूम में बिठाकर ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक किया गया। वैक्सीन लगने के बाद चक्कर, घबराहट समेत दीगर परेशानी होने की मालूमात भी दी गई और 30 मिनट तक निगहदाश्त में रखा गया। सीएमओ डॉक्टर RC पांडे ने बताया कि ड्राई रन में जो भी कमी सामने आएगी उसे पूरा किया जाएगा, जिससे पहले मरहले में 18,901 तिब्बी एहलकारों को कोरोना वैक्सीन लगाते वक्त कोई परेशानी पेश न आए। उन्होंने बताया कि पहले दौर में तिब्बी एहलकारों को, दूसरे दौर में फ्रंट लाइन वर्कर्स और तीसरे दौर में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोविड-19 वैक्सीन हम लोगों को जब उपलब्ध हो गई है तो इसके लिए एक ट्रायल रन कराया जा रहा है। हम लोग इसे ड्राई रन के नाम से जान रहे हैं और पूरे जनपद में 6 जगह सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। एक एक प्लेस पर 2-2 जगह, 3 अर्बन है, 3 रूरल है। इसमें बिल्कुल उसी तरह से हम सारा प्रक्रिया कर रहे हैं जैसे कि ओरिजिनल वैक्सीनेशन जब प्रारंभ होगा तो करेंगे। सब चीज़ें बिल्कुल यथावत और वेल प्लान्ड है। वैक्सीन के हमारे टोटल 68 केंद्र होंगे, जिसमें कि फेज 1 में हमारे 18,901 लाभार्थी हैं जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल के हों, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हों, या उनकी मदद करने वाले उनके ऑफिशियल स्टाफ हो। सबका हम लोग वहाँ पर वैक्सीनेशन उस समय जब स्टार्ट होगा करेंगे और उसी का ये ट्रायल रन चल रहा है। मुल्क में तैयार कोवैक्सीन को DCGI की इमरजेंसी मंजूरी मिलने के बाद ऑपोजिशन लीडरों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि आम लोग साइंसी हकीकत से वाकिफ नहीं होते। उन्हें वैक्सीन के मुद्दे पर गुमराह किए जाने की कोशिश की जा रही है। इसके पेश नज़र ICMR के साथ मिलकर कोवैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर डेटा छुपाने के इल्जाम से साफ इनकार किया और वजाहत करते हुए बताया कि उनकी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 12 मुल्कों में चल रहा है। इन ट्रायल्स के डेटा पर 5 आर्टिकल्स इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल में शाये हो चुके हैं। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा कि ऐसे अहम मसले पर सियासत करना गलत है। पूरी दुनिया जिस कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रही है और उसे लगवाने के लिए करोड़ों करोड़ लोग टकटकी लगाए बैठे हैं, ऐसी 2-2 वैक्सीन भारत में तैयार होने वाली है। वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी मिल चुकी है और लोगों को ये लगनी अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इस पर सियासत करने पर लगे हुए हैं। अब भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन तैयार करने वाली भारत बायोटेक ने तमाम आरोपों पर करारा पलटवार किया है। कंपनी के CMD डॉक्टर कृष्णा एला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेटा छिपाने के आरोपों से साफ इनकार किया और कहा कि उनकी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 12 देशों में हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल में 5 आर्टिकल भी प्रकाशित हो चुके हैं। You look at Pfizer, they have 5 publications. Pfizer, AstraZeneca 8 publication, Moderna 3 publication, Sputnik 1 publication, CanSino 2 publication, Sinopharm 1 publication, Sinovac 2 publication, Bharat Biotech 5 publications. We are no way inferior to Pfizer in terms of publication. All international. Oh, they ask where is the public domain? It's there in the internet. Somebody has to go and see that, read it, and then come back and ask the questions. कंपनी का कहना है कि भारत बायोटेक केवल भारत की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है और 123 देशों में काम कर रही है। कंपनी का कहना है कि उसने आज तक कई और बड़ी महामारियों के लिए 16 वैक्सीन में अहम योगदान दिया है। भारत बायोटेक का कहना है कि वो दुनिया की एकमात्र कंपनी है जिसके पास BSL-3 उत्पादन व्यवस्था है। उन्होंने डेटा छिपाने के आरोपों से इनकार किया और कहा कि केवल भारत ही नहीं, ब्रिटेन और अमेरिका में भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। कंपनी का कहना है कि आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत दुनिया के बाकी देशों में भी एफिकेसी ट्रायल के बगैर दी जाती है। We are not a company of India, we are a global company. And I think our pandemic experience and emergency vaccine, people question us. These vaccine, HNVac, pandemic flu came in 2009. In 8 to 10 months, all 3 vaccines from 4 companies have developed in India. And we didn't do any efficacy trial. It was again an emergency clearance. And please note down, there was no efficacy trial for this product. We have done an efficacy trial, not even multinational. Not even US and UK companies have done efficacy trial. They've got an emergency license for this pandemic flu. But of course, the history tells you that after that pandemic flu disappeared from the society. That's different. But cholera vaccine is also another one we are doing. We are taking global leadership in various vaccines. गौरतलब है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने वैक्सीन की मंजूरी पर सवाल उठाए थे। अब बीजेपी ने वैक्सीन पर सियासत को दुखद बताते हुए कांग्रेस के साथ साथ अखिलेश यादव पर निशाना साधा है।
पार्टी का कहना है कि वैक्सीन आने से देश खुश है, लेकिन कुछ दल परेशान हैं। अखिलेश जी कह रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। वैक्सीन कोई बीजेपी की और कांग्रेस की होती है क्या? वैज्ञानिकों ने ये शोध के बाद ये वैक्सीन बनाया है, जन कल्याण के लिए वैक्सीन बनाया है। और आपको जान के खुशी होगी, भारत में आज ये क्षमता है कि बाहर के देश किस प्रकार ये वैक्सीन हिंदुस्तान की फैक्ट्री में निर्माण हो सके, उसके लिए हिंदुस्तान को ऑर्डर दे रही हैं। और खुद हिंदुस्तान में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ ऐसे नेता हैं जो हिंदुस्तान पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि उनसे उनका खुद का घर नहीं संभल पा रहा है और देश की वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। पार्टी का कहना है कि देश जब भी कोई उपलब्धि हासिल करता है, कांग्रेस सवाल उठाती है, क्योंकि पार्टी को केवल गांधी परिवार पर ही भरोसा है। उन्होंने कहा कि ये दल वैक्सीन पर सवाल उठाकर वैज्ञानिकों के आत्मबल को तोड़ने में लगे हैं। किसी पे भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी को, न भगवान राम पे भरोसा है, न इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है। वैक्सीन जब आता है तब वैक्सीन पे भरोसा नहीं होता है। आखिर कांग्रेस पार्टी का भरोसा किस पे है? बंधुगण, कांग्रेस पार्टी का एकमात्र सहारा और उनका केवल और केवल विश्वास गांधी परिवार को छोड़ के और किसी पे नहीं है। उनके लिए सर्वस्व गांधी परिवार है। गौरतलब है कि अखिलेश की पार्टी के ही एक नेता तो यहां तक कह गए कि इस टीके से लोग नपुंसक भी हो सकते हैं। हालांकि डीसीजीआई ने इन सब बातों को बकवास करार दिया है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन वैक्सीन हमारे देश के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है और स्वदेशी वैक्सीन दुनिया में भारत का मान बढ़ा रही है। ऐसे में ऐसी सियासी सोच मानवता के हित में बिल्कुल नहीं है। अयोध्या में शानदार मंदिर तामीर का काम शुरू होने के साथ ही अकीदतमंदों के लिए बड़ी सहूलत ट्रस्ट ने दी है, जिसमें अब अकीदतमंद भी राम जन्मभूमि अहाते के आरजी मंदिर में रामलला की आरती में शामिल हो सकेंगे। लेकिन अहाते के तहफ्फुज़ को मद्देनजर रखते हुए ये सहूलत महदूद लोगों को ही दी जाएगी। एक मरतबा में 30 लोग ही इस आरती में शामिल हो सकेंगे, जिसके लिए उन्हें ट्रस्ट के दफ्तर से QR कोड से लेस पास जारी कराना होगा। इस दौरान कोई भी अकीदतमंद प्रसाद नहीं ले जा सकेगा। ये इत्तला राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के रुकन डॉक्टर मिश्रा ने देते हुए बताया कि अब शाम 6:30 बजे रामलला की आरती में भक्त शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी हिफाजत के नजरिए से महदूद लोगों को ही इजाजत दी जाएगी। पहले से जो तीर्थ यात्री आते थे उनको दर्शन मार्ग से सीधे बाहर कर दिया जाता था। दर्शन के बाद जो आरती आदि की व्यवस्था भगवान की नित्य प्रति चलती है, प्रातःकाल से लेकर रात्रि शयन आरती तक, उसमें दर्शनार्थी सामान्य रूप से भाग नहीं ले पाता था। पूज्य संतों ने इस बात का कई बार आग्रह किया। बीच में हम लोगों ने प्रयोग के तौर पर ले आकर के पूज्य संतों को आरतियों में सहभाग भी कराया। सबका आग्रह था कि सामान्य भक्तों को भी इसमें सहभाग करना चाहिए। तो वर्तमान अस्थायी मंदिर जहां पर भगवान रामलला इस समय विद्यमान है, उसके सामने 60 से 70 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। ट्रस्ट के सभी बंधुओं ने विचार करके कहा कि अब भक्तों को भी थोड़ा इसमें सहभाग किया जाए। प्रशासन के सहयोग से ये काम प्रारंभ हुआ है। सायंकाल की आरती से प्रयोग के रूप में हमने शुरू किया है। ऐसे कोरोना को देखते हुए 30 ऐसे राम भक्तों को इस प्रकार के पास दिए जा रहे हैं, जो उसमें सायंकाल 6 बजे तक संध्या आरती के समय उसमें उपस्थित होंगे, आरती में भाग लेंगे और पुनः क्रॉसिंग 2 से वापस आ सकेंगे। उनको रुकने की व्यवस्था रहेगी आरती में भाग ले। लखनऊ नगर निगम ने आज से लोगों की सहूलत के लिए लोक मंगल दिवस की शुरुआत की है। लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने कहा कि कोरोना से कबल हर मंगल के रोज नगर निगम आवाम के मसाइल सुनने के लिए इस तरह का इनेकाद करता था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था, जिसकी शुरुआत आज से हुई है। लोक मंगल दिवस में हर मंगल को नगर निगम में लोगों के मसाइल की समाअत और उनका अजाला करने के लिए हर जोन में ये मीटिंग होगी। उन्होंने बताया कि अवामी मफाद में हर माह ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। पहले मंगल को जोन 1 और 2, दूसरे मंगल को जोन 3 और 4, तीसरे मंगल को जोन 5 और 6 और चौथे मंगल को जोन 7 और 8 में लोक मंगल दिवस प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा।
ये मंगल दिवस का कार्यक्रम है। हम जब से मैं महापौर बनी हूँ 3 वर्षों से ये कार्यक्रम हमारा चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन में ये कार्यक्रम बंद हो गया था। आज हमने फिर से नए साल में इसकी शुरुआत की। लॉकडाउन के समय क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था, इसलिए कार्यक्रम को हमने बंद कर दिया था। इस कार्यक्रम में हमारे 8 जोन हैं और एक महीने में 4 मंगल होते हैं। चारों मंगल पे हम बैठते हैं, क्योंकि ये लोग जनता के मंगल के हित का काम है, इसलिए इसका नाम लोग मंगल दिवस दिया गया। और मंगल दिवस और मंगल के दिन होता है, इसलिए भी मंगल दिवस इसको कहा। हर डिपार्टमेंट का हेड भी यहाँ पर मौजूद रहता है, जिससे लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं और उसका तुरंत निस्तारण हो जाता है। इस उद्देश्य से जनता से सीधे संपर्क हो, तुरंत काम हो, इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को रखा गया है। आज यहाँ नए वर्ष में फिर से इसकी शुरुआत की जा रही है। कौशाम्बी जिला जेल में बनाई गई रोटी आजकल मौजूद सुखन है। यहाँ पर खास तरीके से रोटी बनाई जाती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कहा जाता है जेल की रोटी सबसे खराब होती है। आंदोलनों में भी नारा लगता है कि जेल की रोटी खाएंगे, लेकिन प्रदेश की एक ऐसी जेल है जहां कैदी ही नहीं बल्कि अधिकारी और कर्मचारी भी जेल की रोटी खाना चाहते हैं। कौशाम्बी जिले की यह जेल है, जहां जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद कैदियों के लिए विशेष प्रकार की रोटी तैयार करवाते हैं और यही कारण है कि कैदी भी इसे बड़े चाव से खाते हैं। हमारे यहाँ जो रोटियां बनाने के लिए जो गेहूं आता है वो बहुत उच्च क्वालिटी का हम गेहूं लाते हैं, मंगाते हैं। इसको साफ सफाई के बाद यहीं आटा पीसा जाता है और ये जो रोटी आप देख रहे हैं जो भट्टी पर सेकी जा रही है, इस भट्टी को यहीं कारागार में बंदियों द्वारा ही बनाया गया है। इस पर जो जाली थी, पहले जो लोहे की जाली हुआ करती थी जिस पर रोटियां अक्सर करके जल जाती थी, काली हो जाती थी, उसको हटा दिया गया है और एक लोहे की बड़ी बड़ी जाली बना करके सरियाओं के माध्यम से उसके ऊपर रेड ब्रिक के ये टुकड़े रखे हुए हैं, जो कि नीचे से गैस की लौ आने पर हीट हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, उससे रोटी अच्छे से सिकती है। और ये दूसरी तरफ आप जो तवा देख रहे हैं, तवे पर नमक और पानी के घोल का एक लेप किया जाता है, जिससे इसके ऊपर आयोडीन की लेयर बन जाती है, जिससे एक तरीके से तवा हमारा आयोडाइज तवे की तरह काम करता है, जिससे इस पर रोटियां पकाई जाती हैं और जलती नहीं है, अच्छे से सिकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं सारी रोटियां अच्छे से फूल रही हैं और बन रही हैं। इन्हीं को बंदियों को वितरित किया जाता है, अच्छे से बनाया जाता है। इससे पहले भी जेल अधीक्षक ने काऊ कोट बना करके प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में स्थान बनाया था। अपने अभिनव प्रयोगों से वीएस मुकुंद जेल की श्रम शक्ति और सकारात्मकता को बनाए रखते हैं। आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, लखनऊ। पोस्ट मास्टर जनरल वाराणसी की कोशिशों से मुल्क की हिफाजत में लगे जवानों की फोटो भी अब डाक टिकट पर लगाई जाएगी। उन्होंने सीआरपीएफ जवानों की तस्वीर डाक टिकट पर शाये करने की पहल की है। वाराणसी में 100 से ज्यादा सीआरपीएफ जवानों के चेहरे अब डाक टिकट पर नजर आएंगे। इन जवानों की तस्वीर विश्वेश्वरगंज वाक़े मेन डाक घर में माई स्टैम्प डाक टिकटों पर शाये की गई है। इस मौके पर सुपरिंटेंडेंट राममिलन और असिस्टेंट डायरेक्टर शंभू राय ने सीआरपीएफ की 95वीं बटालियन के कमांडेंट को इनकी फोटो वाली स्टैम्प पेश की। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मगरबी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। इनमें सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और हापुड़ शामिल हैं। कुछ मकामात पर ज़ालाबारी का भी अंदेशा है। 6 और 7 जनवरी को रियासत में कई मकामात पर घना कोहरा छाए रहने का इम्कान है और दर्जे हरारत में गिरावट भी आ सकती है। और अब खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोची मंगलुरु कुदरती गैस पाइपलाइन को कौम के नाम किया मानवन। कहा, ये पाइपलाइन दोनों रियासतों में लाखों लोगों की जिंदगी बनाएगी आसान। कल ज़रई क़वानीन पर सरकार और किसान तंजीमों के दरमियान हुई बातचीत रही बेनतीजा। दोनों फरीक़ैन आइंदा 8 जनवरी को करेंगे मीटिंग। मुरादनगर के हादसे पर वजीर आला ने अपनाया सख्त रुख। कसूरवारों के खिलाफ लगेगी NSA। महलूकीन के अहल खानों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। और रियासत के 75 अजला में आज कोविड वैक्सीन के लिए चलाया जा रहा है ड्राई रन। हर जिले के 6 मकामात में 3 शहरी और 3 देही इलाकों में चल रही है ये मुहिम।
तो आज के लिए खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।